Hello friends, welcome to our channel Passion of Chemistry. Today topic is classification of organic compound. Yes, तो आज के टॉपिक में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। अभी तक के ऑर्गेनिक के लेक्चर में आप लोगों ने देखा हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोगों को उसी के आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन मीन्स एक ऐसा कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन्स का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो। तो इन अ सिंपल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हमें हाइड्रोकार्बन का आज क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहे हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो अभी हम लोगों को इसके क्लासिफिकेशंस की बात करनी है। किसकी बात करनी है बेटा, क्लासिफिकेशन की। तो देखो जरा, जब भी हम लोग इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरली टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन से? अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। इसमें सबसे पहले आपका आता है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड सेम क्या हुआ, ओपन चेन कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो फिर क्या आएगा, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर इसका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसी के बेस पर क्लोज चेन कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, साइक्लिक कंपाउंड। इसी तरीके से आप इसको रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड की तो हम लोग जानते हैं ओपन चेन कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरीके से इसको हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, एलिफैटिक कंपाउंड। अब ये क्या होता है ये समझ लो। हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट हो, दैट इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। और ये कंपाउंड जनरली तीन फर्दर क्लासिफिकेशन को शो करते हैं, जिसमें हम लोग जानते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक ओपन चेन को क्रिएट करते हैं। तो उस बेस पर ओपन चेन कंपाउंड को फिर से टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन से? एक आपका होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड को एल्केन भी कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, एल्केन। तो एल्केन का अगर हम लोग जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, हेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। जबकि अगर हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फिर से टू टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन से? एक आपका होता है एल्कीन और दूसरा क्या होगा, एल्काइन। अगर हम लोग इसके भी जनरल फार्मूले की बात करेंगे तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, जबकि एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोगों को एल्केन के बारे में समझना है, मीन्स सैचुरेटेड कंपाउंड। तो हम सभी लोग जानते हैं एल्केन का मतलब क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड एल्केन। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, द कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन एटम कार्बन कार्बन एटम
अरेंज बाय सिंगल बॉन्ड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम कैसे कनेक्टेड हो, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एल्केन। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपका एल्केन है। सेम तरीका अगर हमने ऐसे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी आपका एल्केन है। अगर हमने ऐसे लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये भी आपका एल्केन है। अगर हमने लिखा CHO CH3, तो ये भी आपका क्या है, मीन्स ये सारे एग्जाम्पल बेटा किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके, एल्केन के हैं। क्यों, क्योंकि देखो किसी भी कंपाउंड में क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा किसी दूसरे बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे कंपाउंड आपके किसके एग्जाम्पल होंगे, एल्केन के। सेम केस अगर हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन किस में कनेक्टेड हो, मल्टीपल बॉन्ड में। किसमें बेटा, मल्टीपल बॉन्ड में। अगर कार्बन कार्बन एटम आपस में मल्टीपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड को फिर से दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कौन सा, एक है एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो। जबकि एल्काइन का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो। तो देखो अगर हमें इसके एग्जांपल की बात करनी है तो क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो। तो इसको हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको इंडिविजुअल देखना चाहें तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एल्काइन। और इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर आए इन कंपाउंड्स में, तो हम लोग उसको फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम लोगों को क्लोज चेन कंपाउंड की बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है बेटा, क्लोज चेन कंपाउंड्स की। तो क्लोज चेन कंपाउंड्स को साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब इसको हम लोग फिर से टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो जरा, मैं मल्टीपल बॉन्ड को यहां से रब करके यहां रख देता हूं। ठीक है बेटा, देखो अब हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड की बात करते हैं। तो क्लोज चेन कंपाउंड को हम लोग टू टाइप से डिवाइड करते हैं। कौन सा, एक आपका आता है होमो साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपका क्या आएगा बेटा, दूसरा आपका आएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब हम लोग सबसे पहले होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो एक बार आप उसको नोट कर लें, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी हम इसको रब कर लेते हैं और अब हम लोगों को डिस्कशन करना है होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सभी कंपाउंड्स कार्बन के द्वारा अरेंज हो। मीन्स हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कंप्लीटली रिंग में कार्बन हो, ओनली कार्बन एटम की अगर प्रेजेंस होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो जरा क्या बोला, हमें क्या समझना है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। मीन्स हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बेटा। अब ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है ना, तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो रिंग बनाए और उसमें सारे एटम क्या हो, कार्बन के हो। मीन्स ओनली कार्बन एटम अरेंज इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओनली कार्बन एटम इन्वॉल्व इन अ रिंग फॉर्मेशन कंपाउंड। रिंग फॉर्मेशन कंपाउंड में अगर केवल कार्बन एटम प्रेजेंट है
तो उसको हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसी बेस पर इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन सा? एक हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हम लोग जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, तो एक चीज समझ लो बेटा, मैं आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। इसी चीज को हम लोग एक लंबे से हर एक पॉइंट्स का डेफिनेशन लिखवाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, 4-6 एग्जाम्पल देंगे, बट उन सब का मतलब यही है। तो हम लोग कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को सीखने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ट्राई क्या, हम आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इन्हीं चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं, लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को बस चीज़ों को समझना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखा है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जितने भी कार्बन होंगे वो सारे क्या होंगे, एक रिंग को क्रिएट करेंगे, और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बेंजीन रिंग। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम ही प्रेजेंट हो, बाकी कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक रिंग बना दिया, दैट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सेम तरीका हम यहाँ पर अगर एक कंपाउंड बना देते हैं, ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर हमने एक कंपाउंड इधर ऐसे बना दिया, ये भी आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अगर हम कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना देते हैं, ये भी कंपाउंड आपका एलिसाइक्लिक होगा। मीन्स हमने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर इस तरीके के कंपाउंड्स को अगर अरेंज कर देते हैं तो ये भी आपका एलिसाइक्लिक हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ, इन सभी में देखो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है एक रिंग फॉर्मेशन में। लेकिन अगर हम लोग इस कंपाउंड्स की बात करें, देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर कार्बन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ऑक्सीजन रिंग के फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन रिंग के फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसी को हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा अदर एटम भी रिंग फॉर्मेशन में कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जनरली एरोमेटिक्स का मतलब एरोमा से होता है ना, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सेंट बनाते हैं, जो सुगंध देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अगर हम लोग इन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बेस पर एरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगेन क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स थे। एरोमेटिक कंपाउंड को 2 टाइप से डिवाइड किया गया। कौन सा, एक आपका होता है बेंजोनाइड कंपाउंड, और दूसरा आपका होता है नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। ठीक है। अब बेंजोनाइड्स क्या होता है, नॉन बेंजोनाइड्स क्या होता है, इन कंपाउंड्स को पहचानने के भी कुछ तरीके हैं, इनके भी कुछ रूल हैं, लेकिन अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो अब बेंजीन्स कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, ठीक है, और ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोनाइड्स। इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं तो ये भी बेटा आपका क्या होगा, ये भी आपका बेंजोनाइड्स कंपाउंड होगा। अगर हमने कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स को अरेंज किया तो फिर क्या होगा, ये भी आपका एक बेंजोनाइड्स कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोनाइड्स, और इनमें सब में बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। एटलीस्ट अगर हमने एक बेंजीन रिंग लिया और इसके ऊपर OH लगा दिया तो ये भी आपका क्या हुआ, एक बेंजोनाइड्स कंपाउंड हुआ। इसका नाम बेंजीन होता है, इसका नाम नेप्थलीन होता है, इसका नाम एंथ्रासेन होता है, और ये आपका फिनोल है। ये सारे कंपाउंड्स आपके किसके कौन से कंपाउंड्स हैं, बेंजोनाइड्स कंपाउंड है। जबकि अगर हम लोग नॉन बेंजोनाइड्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा,
ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक बेंजोनाइट्स कंपाउंड हुआ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड्स को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। हाँ, अभी हम लोग आगे की क्लास में ये भी पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड बेंजोनॉइड होगा, कौन सा कंपाउंड बेंजोनॉइड्स नहीं होगा, हमें वो भी समझना है। तो ये मैंने अभी फ्लो चार्ट आपका बना दिया किसका, होमोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो जैसा कि अभी मैंने क्या लिखा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जो रिंग बनाता हो, लेकिन रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो जाता है तो फिर आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं होता है। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग फिर से दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक आपका आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपका आता है एरोमेटिक कंपाउंड। सेम केस अब हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो देखो जरा, अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होगा वो समझ लो। हेट्रोस, जैसे अगर अभी हमने आपको बताया होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे कार्बन एटम रिंग फॉर्मेशन में यूज होते हैं। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब होगा एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा रिंग फॉर्मेशन में एटलीस्ट एक डिफरेंट एटम जरूर हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इस तरीके का अगर कोई कंपाउंड में प्रेजेंट एटम है और जो कि रिंग फॉर्मेशन में यूज हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम यहां पर लिख लेंगे एटलीस्ट वन हेट्रोएटम इन्वॉल्व in the formation of रिंग कंपाउंड। मीन्स साइक्लिक कंपाउंड के बनाने में कम से कम एक हेट्रोएटम जरूर हो। हेट्रोएटम का मतलब क्या है, कार्बन को छोड़ के, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, अगर ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम। और अगर हेट्रो एटम रिंग फॉर्मेशन में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन सा, अगर हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अगेन टू टाइप से डिवाइड किया गया। कौन से, एक आपका होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा आपका होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के कंडीशंस में हम लोग क्या एग्जांपल लेंगे, हमने अभी क्या बोला, हेट्रो एटम इन्वॉल्व होना चाहिए इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो आप कैसे एग्जांपल लेंगे, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया और इस ट्राइंगल में एक कार्बन की जगह क्या ले लिया, ऑक्सीजन। तो ये आपका किसका एग्जांपल होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। इसी तरीके से हमने रिंग लिया और रिंग में दो जगह क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो ये भी आपका किसका एग्जांपल होगा, हेट्रोसाइक्लिक का। सेम केस अगर हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन ले लेते हैं तब भी ये रिंग साइक्लिक कंपाउंड होगा, मीन्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर मान लो हमने एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से लिया, तो देखो जरा यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस कंपाउंड में ये वाला जो एटम है ऑक्सीजन, केवल यही डिफरेंट है और यही आपका रिंग फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। अगर हम लोग इस और इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये दोनों आपके रिंग फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स में भी आपको याद रखना है। देखो जरा दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर हम लोग इस कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इस कंपाउंड में हेट्रोएटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड में हेट्रोएटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड में हेट्रोएटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। और इस कंपाउंड में हेट्रोएटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट हैं इन रिंग फॉर्मेशन में, तो कितना आंसर आएगा, 2। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसके रिंग फॉर्मेशन में कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि हेट्रोएटम है, वो भी 1। क्यों, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन ये आपके रिंग फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे हैं। ये आपके रिंग फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन में सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसके भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। अब हमारे पास आता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के भी कुछ हेट्रोसाइक्लिक के एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लो। क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ये हमारे पास एक
5 मेंबर्ड रिंग है और इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर क्या लगाया, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन, तो ये भी आपका क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ इस तरीके से कंपाउंड ले लेते हैं, एन सिंगल बॉन्ड एच और यहाँ पर लोन पेयर होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेम केस अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, नाइट्रोजन, और ये आपस में कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ, एक चीज़ और, इन सारे कंपाउंड्स की पर्टिकुलर नेमिंग भी होती है, इन सारे कंपाउंड्स के पर्टिकुलर हम लोग क्लासिफिकेशंस के अरेंजमेंट के बारे में भी समझेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को बहुत एक्सप्लेनेशन पे नहीं पढ़ना है, अभी हम लोग आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। क्लासिफिकेशंस के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये हम लोग इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं या इनका नेमिंग क्या होता है। तो अगर नेमिंग की बात करें तो नेमिंग को सीखने के लिए हम लोगों को हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अब जब हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है वो भी समझ लो। हाइड्रोकार्बन ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड्स, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें से अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाए फिर जो कंपाउंड्स बचेगा दैट इज हाइड्रोकार्बन ग्रुप। उसको हम लोग एल्काइल के नाम से भी जानते हैं और भी उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन से डिवाइड किया गया है। तो चलो इतना आप लोगों ने सीख लिया होगा, फटाफट इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो एक चीज और समझ लो बेटा, इस पूरे का फ्लो चार्ट है ना, इस पूरे का फ्लो चार्ट जो मैंने अभी पढ़ाया आपको पीडीएफ में मिल जाएगा या आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अच्छे से उसका स्टडी करें तो आप लोगों को सारे कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इजीली आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों के साथ अब हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो देखो जरा हम इसको रब कर देते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बेटा हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन ग्रुप की। तो देखो जरा हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप, अभी हम लोग इसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अब हमें उसी हाइड्रोकार्बन के ग्रुप की बात करनी है। जनरली क्या है, देखो जरा हमने एक कंपाउंड ले लिया CH4 है ना, इस CH4 में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो फिर सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है कि नहीं, यही आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा। ये केवल सिर्फ यही नहीं, हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हमने यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया तो फिर अब क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप की बात करते हैं तो किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए फिर जो कंपाउंड्स लेफ्ट होगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब इस हाइड्रोकार्बन के ग्रुप को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप को फिर से 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन सा, एक आपका आता है असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, नेक्स्ट आपका आता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, और नेक्स्ट बेटा आपका आया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अभी हम लोगों को सबसे पहले असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप के बारे में समझना है। किसके बारे में, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप।
अभी असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप का मतलब क्या है? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप का मतलब है कि कोई एक ओपन चेन हो, उस ओपन चेन में से हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देंगे, फिर जो कंपाउंड्स लेफ्ट हो क्या लिखा जाएगा बेटा? इफ वन हाइड्रोजन एटम removed from a hydrocarbon the group left is known as हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप को सबसे पहले हम लोग किसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं? असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। तो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जब भी बात करेंगे तो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को फिर से 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो इसको हम लोग फिर से 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। कौन से वो भी समझ लो। एक आपका होगा एल्काइल ग्रुप, नेक्स्ट आपका होगा एल्किनाइल ग्रुप, और लास्ट आपका होगा एल्काइनल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो एल्काइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप और एल्काइनल ग्रुप, इन तीनों के बारे में हमें इंडिविजुअल बारी बारी समझना है। तो सबसे पहले देखो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को डिस्कस करना है एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप। तो बेटा एक चीज समझ लो, एल्काइल ग्रुप को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स यहां पर लिख लेता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। एल्काइल ग्रुप को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अब एल्काइल ग्रुप होता क्या है? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, फिर जो ग्रुप बचेगा दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से नोट करेंगे, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्केन। ठीक है, अगर हमारे पास एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए तो जो ग्रुप रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। अगर हम लोग इसके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? नॉर्मली एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब क्या बोला गया? एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए अगर एल्केन में से तो क्या बनेगा? एल्काइल ग्रुप। और हम लोग जानते हैं अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1। आई मीन अगर इसको कोई फॉलो कर रहा है, कोई रूल कंपाउंड इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो फिर वो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ले लिया CH3, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो क्या हुआ? इसमें से एक हाइड्रोजन वापस कर दो। अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो अब क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 कंटिन्यू। तो ये वाला जो ग्रुप होगा क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, अब एल्काइल ग्रुप को फिर से क्लासिफाई किया गया। अब बेटा क्या है? एल्काइल ग्रुप को फिर से हम लोग 5 डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से वो देखो। इसमें सबसे पहला होगा नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। सेकेंड फेज होगा सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट फेज आपका होगा टर्सरी एल्काइल ग्रुप।
मीन्स नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, टर्सरी एल्काइल ग्रुप, और नेक्स्ट ग्रुप आपका है आइसो एल्काइल ग्रुप, और लास्ट आपका होता है नियो एल्काइल ग्रुप। क्या होता है बेटा? नियो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोगों को सबसे पहले नॉर्मल एल्काइल ग्रुप की बात करनी है। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? जनरली ऐसे समझ लो कि अगर कोई एक ओपन कंपाउंड है और उस ओपन कंपाउंड में से हम लोगों ने टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। अगर टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, या आप इसको नॉर्मल केस में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हो। प्राइमरी एल्काइल ग्रुप का मतलब है किसी भी प्राइमरी कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। तो देखो जरा कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, तो अभी हम लोगों को डिस्कस करना है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। तो नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। फ्रॉम अ टर्मिनल कार्बन। एक टर्मिनल कार्बन से अगर एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, हालांकि जो टर्मिनल कार्बन होगा वो भी आपका प्राइमरी कार्बन ही होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, द रिमूवल ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ प्राइमरी कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन ओपन कंपाउंड। हम यहाँ पर लिख लेंगे इन अ स्ट्रेट ओपन चेन कंपाउंड। स्ट्रेट, STRAIGHT। तो अगर स्ट्रेट ओपन कंपाउंड में से एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, फिर जो कंपाउंड्स बनेगा क्या बनेगा? नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। देखो जरा एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। एक चीज़ और समझ लो बेटा, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, मैं इसके ऊपर कैपिटल R लिख दूँ, समझ जाना ये आपका एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पर हमें दो बातें समझनी है, एक तो हमें इसका कॉमन नाम के बारे में समझना है और दूसरा हमें इसका IUPAC नेम भी समझना है। अब IUPAC नेम क्या होता है वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इनका कॉमन और IUPAC बता देते हैं। तो कभी भी किसी भी कंपाउंड्स में अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो कॉमन में हम उसको N लिखते हैं। क्या लिखते हैं? N। और कितने कार्बन है वो भी लिख लेते हैं। अब एल्काइल का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपाइल लिखोगे आप, जबकि IUPAC क्या होगा? प्रोपाइल ही होगा, इसमें हम लोग N नहीं लिखते हैं। दूसरा, अगर मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और बॉन्ड कंटिन्यू, इसका मतलब क्या हुआ? इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है। अभी कितने कार्बन है? 4, तो आप इसको लिखोगे N ब्यूटाइल, जबकि IUPAC में क्या लिखोगे? डायरेक्टली ब्यूटाइल। अभी IUPAC कैसे करते हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। सेम तरीका अगर हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 CH2 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 और सिंगल बॉन्ड, तो अब इसका नाम क्या होगा? N पेंटाइल। जबकि IUPAC अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है बेटा? ओनली पेंटाइल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग नॉर्मल एल्काइल क्या होता है? अगर किसी भी एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, ओपन चेन स्टेट कंपाउंड में से अगर हम लोग एक प्राइमरी हाइड्रोजन को हटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एल्काइल ग्रुप। और ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, अब बारी आती है सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की। अब देखो जरा हम इसी में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, समझना जरा ध्यान से। मैंने क्या लिखा? सेकेंडरी, बहुत इजी है, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। अब सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन इन अ स्ट्रेट ओपन चेन कंपाउंड। एक स्ट्रेट ओपन चेन कंपाउंड में से अगर सेकेंडरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो देखो जरा कैसे लिखेंगे।
मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ देखो, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू हो जाएगा, तो इसी को बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। सेम तरीका, अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे लिखा होता है CH3 CH2 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 और CH3, हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना, तो यहाँ पे भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप। और ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप के। अब एक चीज़ और, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप को हम लोग सेक से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय सेक, या फिर हम लोग इसी को एस लिखते हैं, एस, या तो आप ऐसे लिखोगे सेक एल्काइल, अदरवाइज आप लिखोगे एस एल्काइल, एस एल्काइल। तो हम इसको दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक ब्यूटाइल। जबकि यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो अब इसको क्या लिखेंगे, सेक हेक्साइल। ठीक है, इसी तरीके से इसका IUPAC भी यही होगा, क्या, सेक ब्यूटाइल, और इसका IUPAC क्या होगा, सेक हेक्साइल। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की। तो एक चीज समझ लो, कोई भी एक ओपन चेन कंपाउंड है, उस ओपन चेन कंपाउंड से अगर आप प्राइमरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो फिर वो आपका नॉर्मल एल्काइल ग्रुप होगा। अगर आप सेकेंडरी हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो फिर वो आपका सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा। और अगर हम उसका टर्सरी हाइड्रोजन हटा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप होगा। जैसे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप को हम लोग सेक एल्काइल लिखते हैं, वैसे ही टर्सरी को हम लोग टर्ट एल्काइल लिखेंगे या टी एल्काइल। तो देखो जरा कैसे डिवाइड करना है। अगर हमने सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप की जगह टर्सरी एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे, किसकी, टर्सरी एल्काइल ग्रुप की, तो टर्सरी एल्काइल ग्रुप को हम लोग टर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बेटा, टर्ट से, और या फिर इसको टी एल्काइल लिखते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशंस में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन की जगह क्या जाएगा, रिमूवल ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ टर्सरी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अ टर्सरी कार्बन। अगर टर्सरी कार्बन में से एक टर्सरी हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्सरी एल्काइल ग्रुप। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टर्ट से या फिर टी एल्काइल से। अब इसके एग्जांपल देख लो जरा। मान लिया हमारे पास एक ये वाला एग्जांपल था, CH3 CH2 CH3, हमने क्या किया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया। ध्यान से समझना। तो देखो जरा, यहाँ पर एक पूरा परफेक्ट कंपाउंड बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने H लगा दिया, तो अगर हम लोग इस H को हटा दें, ऐसे था, अगर हमने इस H को हटा दिया तो क्या हुआ, एक बॉन्ड कंटिन्यू हो गया। लेकिन ये हाइड्रोजन जब हटा तो उस टाइम ये कार्बन कितने डिग्री है, देखो जरा, ये टर्सरी है। अगर ये टर्सरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप है। अब हम लोग जानते हैं इसको हम लोग टर्ट लिखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, मतलब इसका कॉमन नाम क्या होगा, टर्ट पेंटाइल। कितना होगा बेटा, टर्ट पेंटाइल। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो मान लिया मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर एक CH3 जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया, और एक बॉन्ड कंटिन्यू है, इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन रिमूव किया गया। तो अब इसमें देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अब इसका नाम क्या होगा, टर्ट सेप्टाइल। ठीक है बेटा, और जब भी हम लोग इसका IUPAC लिखेंगे तो वो टर्ट के नाम से ही लिखते हैं, या फिर आप लोग टी लिख सकते हो। अब एक चीज़ और, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH3 और यहाँ पर एक लगा दिया H। तो अगर हम लोग इस H को हटा दें तो क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब टर्ट ब्यूटाइल। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया टर्सरी एल्काइल। अब हम लोगों को बात करनी है, अभी हम लोगों ने नॉर्मल एल्काइल की बात की, सेकेंडरी एल्काइल की बात की, टर्सरी एल्काइल की बात की। अब हम लोगों को आइसो एल्काइल ग्रुप और नियो एल्काइल ग्रुप के बारे में भी समझना है। तो आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल क्या होता है वो भी समझ लो। देखो बेटा, अब हम लोगों को समझना है आइसो एल्काइल ग्रुप। क्या समझना है, आइसो
एल्काइल ग्रुप। अब आइसो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, एक चीज समझ लो। आइसो एल्काइल ग्रुप का मतलब है, मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू कर दिया जाए। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टर्मिनल कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है। देखो जरा, मीन्स यहाँ पर जो भी कंपाउंड होगा वो उसमें दूसरा ब्रांच नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा ब्रांच नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे आइसो एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आप उसको कह सकते हो आइसो प्रोपाइल ग्रुप। हाँ बेटा देखो, अब आइसो एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, आइसो एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि हमारे पास जो भी एक स्टेट चेन होगी उसमें सेकंड नंबर पर टर्मिनल कार्बन के जैसा ही ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, और फिर उसमें बाद में कोई भी ब्रांच कनेक्टेड ना हो, दैट इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। और इसको हम लोग आई एल्काइल भी कहते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई एल्काइल, आई एल्काइल ग्रुप, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आइसो एल्काइल ग्रुप, आइसो एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, अगर हमने कुछ एग्जांपल ले लिया, कैसे, मान लिया हमारे पास एक ग्रुप है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू है। दूसरा अगर हमने लिया CH3 C CH3 CH2, फिर हमने लिया CH3 CH3 CH2 CH2, फिर हमने ले लिया CH3 CH CH3 CH2 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 और बॉन्ड कंटिन्यू। देखो यार ध्यान से, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये वाला ग्रुप अगर हम देखें तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आप इसको क्या लिखोगे, आइसो प्रोपाइल। सेम केस अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये वाला कार्बन, यहाँ पर ये जो टर्मिनल कार्बन है सेकेंड नंबर कार्बन पे भी सेम टर्मिनल कार्बन कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड आइसो। तो हम लोग इसको भी क्या बोलेंगे, आइसो। अब यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल। एक चीज बेटा याद रखना, क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि दूसरा ब्रांच नहीं होना चाहिए। मीन्स हम लोग जब भी आइसो और नियो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो फिर दूसरा ब्रांच नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया, आइसो। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी भी बात करेंगे, देखो जरा, इतना ग्रुप क्या है, टर्मिनल पर कनेक्टेड है, मीन्स आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंटाइल। सेम केस इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आइसो हेक्साइल। तो मैंने अभी क्या बताया, CH3 ग्रुप आपका जब सेकेंड नंबर पे कनेक्टेड होगा उस केस में उसके बाद जो भी लॉन्ग सीरीज है अगर उसमें क्या कनेक्टेड नहीं है, ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो आइसो ग्रुप है। या आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर कंपाउंड में इस तरीके से लिखा है CH3 CH CH3 और बॉन्ड कंटिन्यू, तो इसको हम लोग आइसो कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसो। तो देखो सब में ये कॉमन है या नहीं, सब में ये चीज़ क्या है, कॉमन है। तो अगर इस तरीके के कंपाउंड कहीं कनेक्टेड तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो। अब देखो ये तो बात होगी आइसो की, अब इसी में हम लोग नियो की बात करते हैं, है ना। अगर मैंने लिखा नियो एल्काइल, क्या लिखेंगे बेटा, नियो एल्काइल। नियो एल्काइल क्या होता है, नियो एल्काइल में 3 कार्बन कनेक्टेड होते हैं, देखो CH3, इसको नियो कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नियो, और प्रोपाइल की जगह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मीन्स नियो ब्यूटाइल ग्रुप। क्या लिखोगे बेटा, नियो ब्यूटाइल ग्रुप। मीन्स नियो का रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, यहाँ पर अगर CH3 कनेक्टेड है और फिर चेन कंटिन्यू है, दैट इज कॉल्ड नियो। क्या हो जाएगा बेटा, नियो। तो देखो अगर हम लोग इसके भी कुछ एग्जांपल लेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नियो एल्काइल ग्रुप की, नियो एल्काइल ग्रुप। अब नियो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मैं लिख दूंगा, नियो एल्काइल ग्रुप कंटेन, नियो एल्काइल ग्रुप कंटेन्स, और नियो एल्काइल ग्रुप में क्या कंटेन किया जाता है, CH3 C CH3 CH3 CH2 और बॉन्ड कंटिन्यू।
अगर ये ग्रुप कनेक्टेड है किसी भी ओपन चेन कंपाउंड में तो आप समझ लो वो क्या है, नियो एल्काइल ग्रुप है। ग्रुप ऑन द एंड ऑफ एंड विथ नो अदर ब्रांचिंग। इन द चेन मीन्स हमारे पास एक कोई कंपाउंड है और उसमें अगर ये ग्रुप कंटेन है तो हम उसको नियो एल्काइल कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या होगा CH3 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 CH2 और बॉन्ड कंटिन्यू, तो यहाँ पर कितने कार्बन है 5, कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, तो आप इसको क्या लिखोगे नियो पेंटाइल। ठीक है बेटा। इसी तरीके से चलो मैं एक बार इसी का कंपैरिजन आइसो से भी करता हूँ। देखो अगर हम इसी को लिख लेते आइसो एल्काइल ग्रुप, तो जब आइसो एल्काइल ग्रुप की बात आएगी तो क्या होगा, आइसो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, आइसो एल्काइल ग्रुप कंटेन्स, अब आइसो एल्काइल ग्रुप में क्या कंटेन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH3, ये ग्रुप कंटेन होगा, है ना। ग्रुप on the end with no other branching in the chain। ठीक है बेटा। तो इस कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे एल्काइल मीन्स आइसो। तो आइसो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आई एल्काइल या फिर आइसो एल्काइल। इसी तरीके से नियो को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, नियो एल्काइल, नियो एल्काइल या फिर एन एल्काइल। ठीक है बेटा। लेकिन एन एल्काइल जनरली हम लोग लॉन्ग चेन में लिखते हैं, तो आप इसको नियो से याद करें। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा नियो पेंटाइल। वैसे ही अगर हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे बेटा आइसो। अगर मान लो हमने यहाँ पर एक CH2 बॉन्ड लिख दिया और बॉन्ड कंटिन्यू कर दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 मतलब आइसो ब्यूटाइल, या फिर क्या लिखेंगे आई ब्यूटाइल। ठीक है। तो ये आपकी हो गई थी नियो एल्काइल और आइसो एल्काइल ग्रुप की बात। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे एल्काइल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, एल्काइल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी एक ओपन चेन कंपाउंड है, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो वो हाइड्रोजन नॉर्मल एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, टर्सरी एल्काइल, आइसो एल्काइल और नियो एल्काइल ग्रुप बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब इसी के बेस पर अभी तक हमने कंपाउंड में से केवल एक हाइड्रोजन हटाया तो हमने देखा एल्काइल बना, लेकिन अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तब क्या बनेगा, देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पे, और ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाला है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है मिथाइलिन ग्रुप। क्या पढ़ना है बेटा, मिथाइलिन ग्रुप। अब ये मिथाइलिन ग्रुप क्या है ना, मान लो हमारे पास CH4 है, समझना ध्यान से, और इस CH4 से हम लोग 2 हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। तो अगर 2 हाइड्रोजन हटते हैं दैट इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम methane, then the group is obtained methylene group। और इस मिथाइलिन ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आपका मिथाइलिन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप के एल्काइल ग्रुप के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। इसके बाद अब हम लोग एल्काइनिल और एल्काइलिल मीन्स एल्काइनिल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लो और हम लोग पढ़ेंगे उसको अगले लेक्चर में। ओके बेटा। तो उम्मीद है अभी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा।
मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश नहीं की है, ताकि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, मैक्सिमम बच्चों को इनकी नेमिंग में इनके नियो क्या होता है, आइसो क्या होता है, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, या मिथाइलिन की ग्रुप क्या होता है, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप एक दो बार अच्छे से रिवाइज़ करो। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।